हेलो स्टूडेंट, प्रोसीजर में अब तक हम 4 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप थी आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, जिसमें हमने डिजायर्ड जीन को उसके सेल से आइसोलेट किया, साथ में वेक्टर भी सेलेक्ट किया। उसके बाद सेकंड स्टेप रही एम्प्लीफिकेशन। फिर हमने डिजायर्ड जीन और वेक्टर को पीसीआर से एम्प्लीफाई करके उनकी क्वांटिटी इंक्रीज की। देन थर्ड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने वेक्टर को और डिजायर्ड जीन को सेम एंजाइम से कट करके उनको जोड़ा, आरडीएनए बनाया। उसके बाद फोर्थ स्टेप थी ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। फिर उस आरडीएनए को हमने होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया, अलग अलग मेथड्स बताए। वहाँ पर हमने लास्ट में ये भी कहा था कि जब हम आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जितनी होस्ट सेल हमने ली सब में आरडीएनए चला जाए। इतना परफेक्ट मेथड कोई नहीं है, बल्कि इन मेथड्स की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे केस में ये बात तय है कि जब हम आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ होस्ट सेल में आरडीएनए चला जाएगा तो कईयों में नहीं भी जाएगा। कहने का मतलब ये कि कुछ सेल जिनमें कि आरडीएनए चला गया ना, उन होस्ट सेल को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, और जिसमें आरडीएनए नहीं गया वो कहलाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। तो अब हमें हमारे अगले स्टेप में यही काम करना है कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करना है, और हमें सिर्फ रिकॉम्बिनेंट चाहिए जिससे कि हम आगे उसको लार्ज स्केल पर कल्चर कर सकें। नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल का कोई यूज़ नहीं। नाउ यू हैव टू सेपरेट एंड सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट सेल्स, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट सेल सिलेक्शन का हमारा काम, अगली हमारी स्टेप यही रहेगी, फिफ्थ स्टेप, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, ठीक है। उसको सेलेक्ट आउट करेंगे और हम जानते थे कि हमें ये काम करना पड़ेगा, और इसी पर्पज से हमने वेक्टर के अंदर मार्कर जीन रखे। जब हमने मार्कर जीन प्रॉपर्टीज़ में बताए थे वेक्टर के, तो उस मार्कर जीन में भी हमने ये कहा था कि ये मार्कर जीन सिलेक्शन में काम आएंगे। तो वही मार्कर जीन, वेक्टर के वही मार्कर जीन अब हमारे काम आएंगे, क्योंकि वेक्टर देखो सेल में गया या नहीं गया वो उसके मार्कर जीन से पहचाना जाएगा, ठीक है। सो आरडीएनए विल नॉट ट्रांसफर इन ऑल होस्ट सेल, सो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, ओके, ठीक है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स और रिपोर्टर जीन ऑफ वेक्टर। मार्कर जीन और मार्कर जीन का ही दूसरा नाम है रिपोर्टर जीन। इसकी हेल्प से हम ये सिलेक्शन और स्क्रीनिंग का काम करेंगे, ठीक है। ये मार्कर जीन कैसे यूज़ होते हैं इसके लिए हमें एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिया है, उसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 199 एंड 200 पर वेक्टर के टॉपिक के अंदर ये प्रोसीजर की स्टेप 5th दे रखी है। मतलब प्रोसीजर में नहीं है, ये वेक्टर के साथ लिखा हुआ है। तो ये हमने कहा था कि इसको हम बाद में प्रोसीजर में यूज़ करेंगे, तो वहाँ मैं आपको बाद में बताऊंगा अब इसलिए कि किस जगह पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे मार्कर जीन यूज़ होता है। आप याद कीजिए आरडीएनए बनाने में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। हमने PBr322 प्लाज्मिड वेक्टर में डिजायर्ड जीन को जोड़ के आरडीएनए बनाना बताया था, एक डायग्राम भी बताया था। हम उसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं। हमने PBr322 में 2 मार्कर जीन है, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। फिर हमने उसमें डिजायर्ड जीन अटैच किया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर बना। ये सारी बातें मैं आरडीएनए में बता चुका हूँ। तो ये तो चीज़ें वही रहेंगी। हम उसी वेक्टर, उसी आरडीएनए को अब हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करके सिलेक्शन और स्क्रीनिंग कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। तो हम इसको एक डायग्राम से समझना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम से। तो देखिए एक डायग्राम है, आरडीएनए बनाने तक का डायग्राम तो वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए यहाँ तक का डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम आप याद कीजिए आरडीएनए के स्टेप में हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर लिया था PBr322, ठीक है। इस प्लाज्मिड वेक्टर, और ये हमारा वो डीएनए था जो हमने होस्ट सेल से निकाला। दिस इज द डीएनए हैविंग डिजायर्ड जीन जो हमने होस्ट सेल से निकाला है, पूरा है, केवल आपको ये एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा दिखा रखा, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस डीएनए में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करके डिजायर्ड जीन निकालते हैं, ठीक है। ये केवल एंजाइम का नहीं, पूरी स्टेप फॉलो होगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस, डीनेचुरेशन, सदन ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, वो फिंगरप्रिंटिंग वाला जो बड़ा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस फॉलो होकर के हमने इस डीएनए में से ये डिजायर्ड जीन निकाल लिया। ये मान लो डिजायर्ड जीन है और ये कोई दिखता नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब बना रखी, ये कल्चर में सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। इधर हमने एक वेक्टर ले लिया, प्लाज्मिड वेक्टर PBr, और जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने अपना डिजायर्ड जीन निकाला उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर को कट करेंगे। अब मान लीजिए वो वेक्टर ने, मैंने बताया भी था, वो वेक्टर जो है टेट्रासाइक्लिन में कुछ इस जगह पर कट कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ से कट गया, इसकी कटिंग हो गई, ये चीज़ भी कल्चर में रहेगी।
अब इसको भी हमने उसी एंजाइम से कट किया और ये भी उसी एंजाइम से निकला। अब इन दोनों को मिक्स किया, दे आर मिक्स्ड एंड लाइगेज एडेड। अब इन दोनों की कल्चर ट्यूब को हमने मिक्स करके इसके अंदर हमने लाइगेज मिला दिया, ये लाइगेज ऐड कर दिया। तो जब हम मिक्स करके लाइगेज ऐड करेंगे तो ये और ये भी जुड़ेंगे। अब देखो ये चीज़ इस कट पोर्शन में जाके जुड़ गई, ये मैं आपको आरडीएनए पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके फ्री एंड्स और इसके फ्री एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये जुड़ गया डिजायर्ड जीन इसमें, तो ये हमारा बन गया आरडीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि जब हम मिक्स करके लाइगेज ऐड करेंगे तो साथ साथ में एक काम और होगा कि ये खुला हुआ वेक्टर खुद ब खुद वापस भी जुड़ सकता है, मतलब सेल्फ लाइगेशन भी होगा और एक सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर ये वापस बन गया। और ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर तो वही शुरू वाले वेक्टर की तरह, ये दोनों मार्कर जीन है। अब आप देखिए ये जो कल्चर ट्यूब है इसमें केवल आरडीएनए नहीं है बल्कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर दोनों है। और मैंने कहा भी था कि इस समय हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे और ये दोनों ही बनेंगे। आरडीएनए बनने तक का यहाँ तक का काम हमारी पिछली स्टेप में था, आरडीएनए फॉर्मेशन। अब हम इस आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं और सिलेक्शन स्क्रीनिंग कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हम इस आरडीएनए को ई कोलाई होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ई कोलाई हमारा होस्ट है, ट्रांसफर्ड इन होस्ट सेल, और ये हमने ले लिया ई कोलाई। यहाँ ध्यान देना, ई कोलाई जो हमने लिया है वो लिया है विदाउट प्लाज्मिड वाला ई कोलाई, ठीक है। हम यहाँ पर जानबूझ के बिना प्लाज्मिड, देखो ई कोलाई में प्लाज्मिड हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है, कभी होता है कभी नहीं भी होता है। बिना प्लाज्मिड वाला लेंगे हमारे लिए सिलेक्शन ईजी रहेगा। ये मैंने एक सेल ई कोलाई की बना भी रखी है, ये देखो इसका अपना डीएनए है ये ई कोलाई का, लेकिन प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। ये हमने ई कोलाई का यूँ सपोज कीजिए कि एक कल्चर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अपन इस टेस्ट ट्यूब में इसका कल्चर बना सकते हैं, ये ई कोलाई का कल्चर ले लिया, ठीक है। अब इस ई कोलाई को हम क्या करेंगे, इस ई कोलाई को पहले वही लाइसोजाइम, कैल्शियम आयन, हीट शॉक, ये सारा जो उनका ट्रीटमेंट है लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे तो इसकी सेल वॉल में पोर हो जाएंगे, बताया था। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो आरडीएनए का कंटेंट है और ये जो ई कोलाई है इन दोनों को मिक्स कर दिया। ये जो है आरडीएनए और ई कोलाई को हमने मिक्स कर लिया, दोनों को ट्यूब को मिक्स कर दिया और हीट शॉक दिया गया। ये तो था ना बैक्टीरिया में ट्रांसफर का क्या मेथड था, पोर क्रिएट करो लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से, फिर उसके बाद उसमें आरडीएनए मिलाओ, सॉरी वेक्टर मिलाओ और हीट शॉक दो। तो इन दोनों को आरडीएनए और ई कोलाई को मिला करके हीट शॉक दिया गया। तो यहाँ पर कुछ ई कोलाई सेल में आरडीएनए चला भी जाएगा, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा आंखों से, हमें तो ये कल्चर दिख रहा है टेस्ट ट्यूब, ये सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखिए इस टेस्ट ट्यूब कल्चर में आपको कितनी तरह की सेल्स होने की उम्मीद है, कितने तरह की सेल्स होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो इस कल्चर ट्यूब में क्या क्या चीज़ हो सकती है, देखिए एक तो वो ई कोलाई होगी जिसमें आरडीएनए चला गया, ठीक है। एक वो ई कोलाई होगी जिसमें आरडीएनए नहीं गया, और कुछ हो सकता है क्या, एक और पॉसिबिलिटी है, एक वो ई कोलाई भी तो हो सकती है जिसमें आरडीएनए तो नहीं गया लेकिन सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर चला गया, क्योंकि ये है तो दोनों साथ में ही ना, और हमने भी इसको हटाया नहीं, हटा भी नहीं सकते। तो इस कल्चर में ओवरऑल हमें तीन तरह की सेल मिलेगी, एक वो जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया, एक वो जिसमें आरडीएनए गया, और एक वो जिसमें कुछ नहीं गया, समझ गए। तो इस कल्चर में देखो ये तीन तरह की सेल दिखा रखी है मैंने, ये दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर एक जो है, एक तो जो है ये सेल है जिसके अंदर क्या चला गया, यूं समझ लीजिए कि ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया, इस तरह से ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर चला गया। एक वो जिसमें आरडीएनए गया और एक वो जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया, ठीक है। तो इस तरह से ये दो कंडीशन हो जाएंगी, सॉरी तीन तरह की सेल्स हो जाएंगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो पूरा है यहाँ केवल आपको सेल्फ लाइगेटेड एक वेक्टर प्लाज्मिड बना देना है, हम यहाँ पर एक ही बना देते हैं इसको, ओके। अब देखिए ताकि तीनों चीजें क्लियर हो, ये हो, ठीक है, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। अब देखो इन सेल्स के हमें नाम देने हैं, तो देखो इसको एनसीईआरटी ने दो तरह से नेमिंग करी है। एनसीईआरटी का कहना है कि जिस सेल में आरडीएनए चला गया उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसमें नहीं गया नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। लेकिन यहाँ उन्होंने एक और टर्म दी, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का प्रोसेस है, बैक्टीरिया की एक नेचुरल एबिलिटी कि बैक्टीरिया बाहर से पड़ा हुआ डीएनए अंदर रिसीव कर लेता है। अगर बैक्टीरिया बाहर का कोई भी डीएनए अपने अंदर ले लेता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और जो बैक्टीरिया ये काम करता है उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, जिसमें बाहर का डीएनए गया वो ट्रांसफॉर्मेंट भी तो कहलाएगा, तो यहाँ और जिसमें नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो एनसीईआरटी में इन सेल्स को दो तरह से नाम दिया, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और अपनों को दोनों वर्ड याद रखने, तब हम एनसीईआरटी का कंटेंट को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तीन तरह की सेल है, हम उनका जरा नेमिंग देते हैं। जिस सेल के अंदर कोई आरडीएनए या कोई डीएनए नहीं गया वो क्या कहलाएगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो जिसके अंदर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल डीएनए गया ही नहीं वो क्या कहलाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये सेल तो बिल्कुल इसके जैसी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर जिसके अंदर आरडीएनए चला गया, ये आरडीएनए चला गया, तो जिसमें आरडीएनए गया, थोड़ा सा हमने ये येलो दिखा रखा क्योंकि ये हमने जीन को येलो कर दिया। तो ये सेल अब क्योंकि इसमें आरडीएनए चला गया तो रिकॉम्बिनेंट है, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो ट्रांसफॉर्मेंट भी होंगी। तो ये जो सेल है ये रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट दोनों होंगी, क्योंकि बाहर से डीएनए लिया है तो ट्रांसफॉर्मेंट, और क्योंकि आरडीएनए लिया है तो रिकॉम्बिनेंट, इसने कुछ भी नहीं लिया था। और एक तीसरी सेल वो है जिसने सेल्फ लाइगेटेड ये वाला वेक्टर ले लिया। अब सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर जिसने लिया, क्या वो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्या वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उसने एक्सटर्नली डीएनए तो लिया है, तो वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। डीएनए तो है ना बाहर से, तो ट्रांसफॉर्मेंट तो है, लेकिन जो डीएनए आया वो आरडीएनए नहीं है, तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो इसका क्या नाम होगा, इसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। समझ गए, ये नाम अच्छी तरह से ध्यान रखिए। जिस सेल में कोई एक्सटर्नल डीएनए नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें आरडीएनए चला गया वो रिकॉम्बिनेंट भी है और ट्रांसफॉर्मेंट भी है, जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब इन तीन में से आप देखो, दो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एक रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये दोनों नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इन तीन में से दो ट्रांसफॉर्मेंट है, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। हमें इसमें से क्या चाहिए, हम सिर्फ चाहते हैं ये वाली सेल जो रिकॉम्बिनेंट हो, हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट हटानी है। हमें सिर्फ रिकॉम्बिनेंट चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो अब इसको कैसे हटाएं, ये तो बात हुई ट्रांसफर की। सिलेक्शन स्क्रीनिंग अब आएगा आगे। देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जिस सेल में किसी तरह का कोई डीएनए नहीं गया, ये बिना प्लाज्मिड वाली सेल थी, राइट। तो ये जो सेल्स होंगी विदाउट प्लाज्मिड वाली जो ई कोलाई सेल्स होंगी, ये जो सेल्स हैं इसके लिए क्या कह सकते हैं, क्या ये सेल कौन से एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होंगी, जब इसके पास प्लाज्मिड ही नहीं है। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड पर होते हैं। हमने जानबूझकर बिना प्लाज्मिड वाली ई कोलाई को होस्ट लिया है, और यही की यही सेल ये है क्योंकि इसमें कुछ नहीं गया। तो ये जो सेल होंगी ये सेंसिटिव रहेंगी, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं होंगी। इट इज सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें कोई प्लाज्मिड ही नहीं है। और वो भी सेल ये की यही है, तो ये जो सेल है ये ना एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है ना टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है। समझ वाली बात, नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब जैसे ही इसने आरडीएनए लिया, तो आरडीएनए लेने के बाद इसमें कौन सा रेजिस्टेंस आया, तो जरा दो गौर कीजिए। आरडीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, उसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया। तो जैसे ये सेल आरडीएनए रिसीव करेगी तो रिकॉम्बिनेंट सेल कौन से एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हुई, एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। ठीक है, और जिसने सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर लिया ये वाला, ये अगर जिसमें गया तो आप देखो इसके पास तो दोनों ही मार्कर जीन है। तो जो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर रिसीव करेगी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट है। तो अब अपने को इन तीनों का डिफरेंस समझ में आया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन की हेल्प से। ठीक है, ये सेल किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। रिकॉम्बिनेंट सेल एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है वो दोनों एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव रेजिस्टेंट हो जाएगी। अब हम यही इनका जो डिफरेंस है ये इनके सिलेक्शन में स्क्रीनिंग में काम आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये तो अभी लिक्विड कल्चर है, अब हम बनाते हैं एक सॉलिड मीडियम। देखो कल्चर मीडियम जो बनता है वो लिक्विड भी बनता है सॉलिड भी बनता है। अगार मिला देते सॉलिड हो जाता है जेल की तरह। तो एक कल्चर प्लेट लेते हैं, लेब में कभी आपने टेस्ट में पेट्री प्लेट्स देखी हो, और उसमें सॉलिड मीडियम ले लेते हैं ई कोलाई की कल्चर का। एक मीडियम ले लिया सॉलिड अगार वाला, और उसमें हम जानबूझकर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मिला देते हैं। एम्पिसिलिन कंटेनिंग एक मीडियम बना दिया, ठीक है, उसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, और ये तीनों सेल मतलब ये जो लिक्विड है
इस टेस्ट ट्यूब के लिक्विड को उस कल्चर सॉलिड मीडियम पर फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। तो ये जो लिक्विड में जो सेल होती है वो तो घूमती रहती, लेकिन अब सॉलिड मीडियम पर ये सेल पूरी बिखर जाएंगी और सब अलग अलग हो जाएंगी, और ये सेल मूव नहीं करती सॉलिड सरफेस पर। तो जो सेल जहाँ है वहीं रहेगी, सब अलग अलग, और वो वहीं से वो न्यूट्रिएंट मीडियम से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके डिवाइड करेगी, और एक सेल कंटिन्यू डिवाइड करके एक कॉलोनी बना देती है। एक ही सेल से पूरी एक कॉलोनी बन जाती है, और हमें कॉलोनीज दिखती है, एक एक सेल नहीं दिखेगी। बैक्टीरिया की कॉलोनीज आंखों से दिख जाती है, ठीक है। तो हमने एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर इन तीनों सेल्स को स्प्रेड कर दिया, उस पर डाल दिया। तो ज़रा मुझे बताएं और सोचें कि क्या तीनों सेल सर्वाइव करेगी, कौन से सेल सर्वाइव करेगी, कौन से नहीं करेगी। अब क्योंकि मीडियम में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो जो सेल एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव होगी वो तो मर जाएगी, और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में वही सेल जिंदा रहती है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इन तीन में से कौन सी सेल एम्पिसिलिन पर ग्रो करने पर मर जाएगी? तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड वाली, क्योंकि ये किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। इन दोनों में आप देखिए, इवन आरडीएनए जिसने लिया उसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है, और सेल्फ लाइगेज इसमें भी है दोनों। तो अब देखो अगले हमारी स्टेप, इसके आगे का जो एरो मैंने आगे किया है, आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में ढंग से बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम बनाना, बिल्कुल पॉज करके वीडियो को तरीके से बनाएं। हम क्लास में भी ये चीज़ बोर्ड पे पूरी बनाते हैं, ठीक है। अब उसके आगे की स्टेप क्या रहेगी? आगे की जो स्टेप रहेगी कि आगे हमने क्या किया, देखिए, ऑल सेल्स आर कल्चर्ड ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर अब इसको ग्रो करेंगे। तो जैसे एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो करेंगे तो क्या होगा? ऑल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स विल डाई एंड ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स विल सर्वाइव। ट्रांसफॉर्मेंट लेकिन दो तरह की, विद आरडीएनए वाली एंड विद सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। जैसे इधर देखें तो ये जो है ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हट गई, ट्रांसफॉर्मेंट बचेगी। ट्रांसफॉर्मेंट विद आरडीएनए, विदाउट आरडीएनए, विद सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट है। मतलब एम्पिसिलिन ने किसके सिलेक्शन में हेल्प की? तो ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेंट को उसने सेलेक्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटा दिए, एक काम तो हो गया। तीन में से एक सेल हटा दी, मार्कर जीन काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टेंट जीन की वजह से एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करने पर ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो बच जाती है, और रिकॉम्बिनेंट जो है मर जाती है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाती है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई एंड ट्रांसफॉर्मेंट विल सर्वाइव, ठीक है। तो एक मार्कर जीन तो हमारे काम आ गया ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन में। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह की है, एक वो है जो रिकॉम्बिनेंट है विद आरडीएनए, और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है विद सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर अभी भी दो सेल है, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हमारा अगला काम है कि दोनों ट्रांसफॉर्मेंट में से भी हमें तो रिकॉम्बिनेंट चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में एक दूसरा मार्कर जीन था, टेट्रासाइक्लिन। तो हम क्या करें? अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों ट्रांसफॉर्मेंट की बात करूं तो इनमें क्या डिफरेंस है? एक में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, सेल्फ लाइगेटेड वाले में तो है ना, और जो आरडीएनए वाला है इसमें नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमने एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बनाया, ऐसा ही हम एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम बना देते हैं, और बची हुई इन दोनों ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को उस पर डाल देते हैं। तो क्या होगा? जैसे एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर ग्रो करने से एम्पिसिलिन सेंसिटिव सेल खत्म हो गए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हम एक टेट्रासाइक्लिन मीडियम बना लें और उसमें इन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफर कर दें, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी कि जब हम ट्रांसफॉर्मेंट को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करेंगे तो कौन मर जाएगा, कौन बचेगा? कौन मर जाएगा? आप देखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कौन है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसके पास सेल्फ लाइगेटेड, ये तो बच जाएगी। और जो हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल है, जो हमें चाहिए, ये रिकॉम्बिनेंट सेल मर जाएगी, कारण कि रिकॉम्बिनेंट सेल में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, वो सेंसिटिव। तो ये तो गड़बड़ हो गई। अगर हम एम्पिसिलिन की तरह टेट्रासाइक्लिन के अंदर आगे की दोनों ट्रांसफॉर्मेंट सेल को ग्रो करेंगे तो हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल मर जाएगी, और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है वो बच जाएगी। तो फिर तो किसी काम का ही नहीं, हमारा एक्सपेरिमेंट ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें तो रिकॉम्बिनेंट सेल चाहिए। इसका मतलब हम चाह करके भी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में इन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को डायरेक्ट ग्रो नहीं कर सकते, नहीं तो रिकॉम्बिनेंट की डेथ हो जाएगी। और यहाँ हमें समझ में आया कि हमारे इस प्रोसेस का ड्रॉबैक भी यही है। हमने मार्कर जीन कौन सा लिया था, हमने वेक्टर कौन सा लिया है जिसमें दोनों मार्कर जीन एंटीबायोटिक वाले हैं, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, PBr322 में वही है।
और जिस वेक्टर के अंदर दोनों मार्कर जीन एंटीबायोटिक वाले होते हैं उसमें ये दिक्कत आती ही है कि एक तो काम आ जाता है और दूसरे को जब यूज करने लगते हैं तो रिकॉम्बिनेंट मर जाता है। अब ऐसे केस में थोड़ा और लंबा प्रोसेस और एक इनडायरेक्ट मेथड के बाद हम निकाल पाएंगे। अब यहां से प्रोसेस थोड़ा और लंबा हो गया। और अब देखिए, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स recombinant cells are separated from non-recombinant cells by replica plate method और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन मेथड। दो तरीके हैं, एक तो रिप्लिका प्लेट मेथड और एक है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सीधा सीधा काम नहीं है अब यहाँ कि सीधा एक टेट्रासाइक्लिन मीडियम बना के उस पर डाल दिया, नहीं, क्योंकि उसमें तो रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा। तो अब थोड़ा सा लंबा इनडायरेक्ट तरीका रहेगा, एक है रिप्लिका प्लेट मेथड और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों का एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें रेडियो एक्टिविटी भी काम आती है, वो फिंगरप्रिंटिंग जैसा प्रोसेस है। और रिप्लिका प्लेट मेथड कंपैरेटिवली छोटा है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको रिप्लिका प्लेट मेथड जरूर समझाऊंगा, तब जाकर हमारा पार्ट पूरा समझ में आएगा कि कैसे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट की डेथ हो जाएगी। एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट विल डाई, तो फिर हम रिकॉम्बिनेंट को कैसे अलग करेंगे वो उन्होंने नहीं बताया, बट वो हमें आना चाहिए। छोटा सा पार्ट है। रिप्लिका प्लेट मेथड से अब हम ट्रांसफॉर्मेंट में से रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करेंगे। तो रिप्लिका प्लेट मेथड कैसा है ये मैंने आगे बताया। आगे देखिए, रिप्लिका प्लेट मेथड पर आते हैं कि किस तरह से रिप्लिका प्लेट मेथड है। ये रिप्लिका प्लेट मेथड मैंने बता रखा है और पूरा डायग्राम से समझना बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था यहाँ पर इस जगह हम यहाँ से वापस ये जो चीज़ें यहीं से लेते हैं रिप्लिका प्लेट मेथड। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर हमने सेल्स को डाला था और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी वो मर गई, ट्रांसफॉर्मेंट उस पर ग्रो हो रही। बस अब वहीं से हम शुरू करें, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारी ये जो हमारी है, ये आपको दिख रहा होगा एक सर्कल बना रखा है, ये मतलब वो प्लेट, और ये जो लाइंस बना रखी मतलब उस पर सॉलिड मीडियम है, ठीक है। और उस सॉलिड मीडियम पर एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, इसमें हमने एम्फिसिलिन मिला रखी है और उन सेल्स को ग्रो कर दिया। तो जितनी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी वो तो मर गई, और जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स थी केवल वही बचेगी। तो ये जैसे देखिए, ये यहाँ पर एक कॉलोनी ग्रो हो रही है, एक कॉलोनी ये ग्रो हो रही है, एक ये ग्रो हो रही है, मान लो एक ये ग्रो हो रही है, इस तरह से ये कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी आपको दिख रही है। अगर बैक्टीरिया एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो हो रहा है, मतलब ग्रो वही होगा जो रेजिस्टेंट है, मतलब ये जो कॉलोनीज ग्रो हो रही है ये ट्रांसफॉर्मेंट की कॉलोनीज है, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। लेकिन अब इनमें हमें पता नहीं है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, अब यही हमें छांटना है। हाँ, ये है कि एक कॉलोनी में कोई एक ही टाइप का बैक्टीरिया, क्योंकि एक कॉलोनी एक ही बैक्टीरिया के डिवीजन से बनती है, तो हो सकता है कोई कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट की हो, कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट की, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर वाली, ठीक है। ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। अब देखो, अगर इसको मैं टेट्रासाइक्लिन पर डायरेक्ट शिफ्ट कर देता तो रिकॉम्बिनेंट मर जाते हैं। तो अब थोड़ा इनडायरेक्ट काम करेंगे। कैसे? आपको याद हो, हमने बीच में फिंगरप्रिंटिंग के वक्त भी बताई थी, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन लैब में काम आने वाली एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल इस प्लेट की साइज की एक गोल नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन हमने कट कर ली। ये बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन है, समझिएगा प्रोसेस को। और ये हमारा कल्चर प्लेट है। ये मेम्ब्रेन ली और उसके ऊपर धीरे से रख दी, इसके ऊपर रखी और हटा दी। बस ये इसके ऊपर रखा, वो दिखा रखा मैंने, रखने के बाद ये हटा दिया, ये मेम्ब्रेन आ गई। यही मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रखा और ये मान लिया, हटा दिया। जब आपने इसको रख कर हटाया तो देखिए, ये जब रखा आपने तो ये हर कॉलोनी के कांटेक्ट में आ गई, हर कॉलोनी से टच हुई है। टच होने का मतलब क्या हुआ, हर कॉलोनी के थोड़े थोड़े बैक्टीरिया मेम्ब्रेन पर चिपक गए और आपने इसको हटा दी, ये हटा दी। तो देखिए, जिस पैटर्न पर ये कॉलोनी है उसी पैटर्न पर आपको यहाँ जो है ये कॉलोनी मेम्ब्रेन के ऊपर बैक्टीरिया की ये कॉलोनी के थोड़े थोड़े से हिस्से चिपके हुए दिखेंगे। ये ऐसा बिल्कुल उसी पैटर्न पे। तो ये जो हमारी एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम वाली जो कल्चर प्लेट है, इसको तो हम कहेंगे मास्टर प्लेट। ये मास्टर प्लेट है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन इस पर रखी और हटा दी, तो इस मेम्ब्रेन पर हमें मिलता है रिप्लिका ऑफ मास्टर प्लेट। ये इसी का रिप्लिका मेम्ब्रेन पे आया। अच्छा, यहाँ की सारी कॉलोनी नहीं आ गई, मतलब कॉलोनी अभी भी यहाँ है, हर कॉलोनी के थोड़े थोड़े बैक्टीरिया इस मेम्ब्रेन पर चिपक गए। बाकी ये मास्टर प्लेट हमारे पास अभी भी है, कॉलोनी ग्रो हो रही है और इसके थोड़े थोड़े बैक्टीरिया इस पर आ गए। अब हमने एक दूसरी कल्चर प्लेट ली और उसमें भी इकोलाई का मीडियम लिया
और उस मीडियम में अब की बार हमने इंटेंशनली टेट्रासाइक्लिन मिलाया। जैसे ये एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, अब हम एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम बना लिया इस प्लेट में, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को उसके ऊपर ले जाकर रख दिया अच्छे से। तो मेम्ब्रेन पर जो बैक्टीरिया चिपके हुए थे वो एज सच किस पर ट्रांसफर हो गए, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर। तो ये जो है, ये बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज थी, ये सब की सब ये यहाँ टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ट्रांसफर हो गई। फिर हम धीरे से मेम्ब्रेन हटा लेते हैं, इसको रिमूव कर दिया। तो मेम्ब्रेन का काम सिर्फ इतना सा रहा कि इसकी यहाँ जो कॉलोनी ग्रो हो रही है उसके थोड़े थोड़े बैक्टीरिया बिल्कुल उसी सेट पैटर्न में किस पे शिफ्ट कर दिए हमने, टेट्रासाइक्लिन पर। अब हमने यहाँ के सारे बैक्टीरिया नहीं लाए, थोड़े से लाए, बाकी ये ग्रो हो रहे हैं। अब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर इन बैक्टीरिया को शिफ्ट किया, मेम्ब्रेन हटा दी। अब इसको हम कल्चर होने देते हैं, 2-5 दिन कल्चर होने देते हैं। कुछ दिनों के कल्चर के बाद जब आप इस प्लेट को देखोगे तो आप देखते हैं कि जितनी बैक्टीरिया की कॉलोनी के बैक्टीरिया हमने शिफ्ट किए उनमें से कुछ के तो ग्रो हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे। अब देखो, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होगा। जो सेंसिटिव होगा वो तो मर जाएगा। अब सेंसिटिव कौन है यहाँ, हमारी जो रिकॉम्बिनेंट सेल है वो सेंसिटिव है। इसका मतलब जिस जिस जगह के बैक्टीरिया मर गए, मतलब वहां पर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है, और जो जिंदा है वो तो खैर रही नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो आप देखो, ये जैसे मान लीजिए ये कल्चर आया, ठीक है, तो इसमें अगर हमें देख रहे हैं, हमारे यहाँ 5 कॉलोनीज थी, ये शुरू से हमने ली है, तो 5 कॉलोनी के बैक्टीरिया ट्रांसफर किए और हमें उसमें से ये 3 कॉलोनी तो अच्छे से ग्रो होती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 कॉलोनी इधर की थी, ये नीचे वाली, यहाँ की कॉलोनी के ये बैक्टीरिया जो है ये मर गए। ये 2 कॉलोनी के बैक्टीरिया, 2 कॉलोनी बनी ही नहीं, 5 के बैक्टीरिया शिफ्ट किए थे, 3 कॉलोनी तो अच्छे से ग्रो हो रही है, 2 नहीं ग्रो हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 कॉलोनी में जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ऑफ दीज कॉलोनी सर्वाइव, ये सर्वाइव कर रहे हैं। और ये 2 कॉलोनी के बैक्टीरिया की डेथ हो गई, दे डाइज। अब जो सर्वाइव कर रहा है वो कौन हुआ, डेफिनेटली दीज आर द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स विद सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, क्योंकि जो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है वही टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट है, वो तो जिंदा बची। और जो मर गई वो, इसका मतलब डेफिनेटली हमारी क्या है, रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है। अगर हम सारी सेल ले आते तो खत्म ही हो जाती, लेकिन हमने ये प्लेट बचा रखी है, ये तो बचा रखी है। अब हमने टेट्रासाइक्लिन पर ही चेक किया कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन पे चेक करने के बाद वापस मास्टर प्लेट पर आएंगे। अब इन 5 में से हमें पता चल गया कि ये जो 2 कॉलोनीज है इधर वाली, ये दोनों जो हैं ये रिकॉम्बिनेंट है, ये दिख रही है, ये मर गई टेट्रासाइक्लिन। तो हम आते हैं मास्टर प्लेट से, इनको यहाँ से कट करके हटा देते हैं। कुछ भी नहीं, अगार का मीडियम है, तो ब्लेड से या चाकू से कट करके जो ये कॉलोनी ग्रो हो रही है उसके आसपास का मीडियम कट करके उसको उठा लो और दूसरे मीडियम पर कल्चर कर लो। तो इन 3 की बजाय इन 2 कॉलोनी को जो है यहाँ से सेपरेट किया, दे आर सेपरेटेड, ठीक है, एंड फर्दर कल्चर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है। और ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है, ये हमें पता चला इस जगह से। अब इनको हम सेपरेट करेंगे और फिर आगे इनका कल्चर करेंगे अलग से। तो इस तरह से हमें फाइनली रिकॉम्बिनेंट सेल सेपरेट हो गई। अब वो सेल हैं, ये वो सेल है जिसमें सिर्फ आरडीएनए गया, बाकी सब हटा दिया। आप देखिए, रिप्लिका प्लेट मेथड में टेट्रासाइक्लिन के इस मार्कर जीन की हेल्प से हमने ये पहचाना कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, बस यहाँ ये है कि हमें रिप्लिका बना कर करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा। तो ये प्रोसेस में बस ड्रॉबैक इतना है कि प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया। लेंदी इन द सेंस कि जो यहाँ काम जैसे हमने एम्पिसिलिन पे ग्रो किया, ऐसे डायरेक्ट टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाया, हमने रिप्लिका बनाकर निकालना पड़ा। लेकिन आप देखिएगा कि क्या दोनों मार्कर जीन सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में काम आए, तो डेफिनेटली आए। ठीक है, दोनों आए ना। जिस मार्कर जीन, एक मार्कर जीन एम्फिसिलिन ने किसके सिलेक्शन में हेल्प की, ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटा दिए। और टेट्रासाइक्लिन के जीन ने किसके सिलेक्शन में हेल्प की, तो रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में। तो 2 मार्कर जीन है, एक मार्कर जीन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट कर रहा है, दूसरा रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट कर रहा है। बात है, ध्यान से सुन लेना, इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। एक मार्कर जीन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट कर रहा है, एक रिकॉम्बिनेंट।
कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट कर रहा है, तो अब एम्पिसिलिन तो एक एग्जाम्पल है, हम इसको जनरलाइज करें तो जो मार्कर जीन, जिस मार्कर जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ वो ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है। एम्पिसिलिन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ था, तो जिसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा वो मार्कर जीन किसको सेलेक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट को, और जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर था टेट्रासाइक्लिन जीन, वो लास्ट में हमें रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करेगा। तो मार्कर जीन देखो दोनों काम आए, दो मार्कर जीन थे, एक इंसर्शनली इनएक्टिव हो गया जीन लगाने की वजह से, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियरी रहा, और जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ उसने तो पहले ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट कर दिए, और जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया उसने बाद में फिर ट्रांसफॉर्मेंट में से रिकॉम्बिनेंट को अलग कर दिया। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्कर जीन काम आते हैं और हम ट्रांसफर के बाद सिलेक्शन और स्क्रीनिंग का काम करते हैं। ये सेल जो हमने अलग कर ली, अब इनको हम कल्चर करेंगे और हमें जिस पर्पज से इसको यूज करना वो करेंगे, ये प्योर हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल होगी। तो ये एक तरीका है, लेकिन इस मेथड में जो ड्रॉबैक रहा, वो ड्रॉबैक क्या रहा वो भी समझ लें। तो ड्रॉबैक मैंने अलग से मेंशन किया इसमें कि अगर आपके दोनों मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहेंगे, जैसे PBR322 में है, तो आपको लास्ट में रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको रिप्लिका बनानी पड़ेगी या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन पे जाना पड़ेगा। यही ड्रॉबैक है, ये लेंथी हो जाता है। सो व्हेन बोथ मार्कर जीन्स आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर, इट इज difficult to separate recombinant cells from non-recombinant cells having self-ligated vector। इन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रेप्लिका बनानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए हमें एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल तो यही दिया है, दूसरा एक अल्टरनेट सजेशन और दिया है कि आप अगर थोड़ा वेक्टर बदल लो, मार्कर जीन बदल लो, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा, रेप्लिका विप्लिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक एग्जांपल और दिया हमें, ठीक है, then it is better to take one antibiotic resistant gene and one enzyme gene as a marker gene in vector। इसकी बजाय आप क्या करो, ऐसा वेक्टर जिसमें दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसकी बजाय ऐसा वेक्टर लो जिसमें एक एंटीबायोटिक का जीन और एक एंजाइम का जीन। अब याद कीजिए, मैंने आपको वेक्टर पढ़ाते समय भी कहा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अलावा एंजाइम बनाने वाले जीन भी मार्कर की तरह काम आते हैं। एक एग्जाम्पल बताया था गेल जीन, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। जैसे PBR322 में तो दोनों मार्कर जीन एंटीबायोटिक वाले हैं, लेकिन एक प्लाज्मिड और है PUC18, PBR के बाद मैंने PUC के भी नाम लिखाए थे, PUC18, PUC19, ये जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें एक तो होता है एम्पिसिलिन का जीन और एक होता है गेल जीन, मतलब एक एंजाइम का जीन और एक एंटीबायोटिक का जीन। अगर हम यहाँ PBR322 वेक्टर हटा दें और PUC वेक्टर ले आए तो हमें यह काम थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और यही एक अल्टरनेट मेथड और दिया है। देखिए वो का वो डायग्राम है, ठीक है, केवल थोड़ा सा चेंज आया है, फिर से समझिएगा इसको, और बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है, वो का वही डायग्राम बना रखा देखो जो मैंने पहले भी पढ़ाया है। बस हमने यहाँ पर अब PBR की जगह क्या ले लिया है, PUC वेक्टर, PUC18-19। इसकी खास बात क्या है कि इसमें एक तो एम्फिसिलिन जीन और एक इसमें ये गेल जीन है, ठीक है। गेल जीन से बनता है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है, और ये एंजाइम एक रिएक्शन कैटेलाइज करता है। ये एक आर्टिफिशियल रिएक्शन है कि इस गेल जीन के एंजाइम से एक रिएक्शन कैटेलाइज होती है जिसमें ये एक एक्स गेल कंपाउंड को, ये एक आर्टिफिशियल कंपाउंड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कलरलेस होता है, एक्स गेल कंपाउंड का ब्रेक डाउन कर देता है। और जब ये ब्रेक डाउन करके इसके सिंपल कंपाउंड में इसको ब्रेक करता है तो इस दौरान एक कलर चेंज होता है। जो एक्स गेल है वो कलरलेस है, लेकिन इसके जो सिंपल कंपाउंड है ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ ये कलरलेस कंपाउंड को ब्लू कलर कंपाउंड में चेंज करता है, ये एक रिएक्शन है इसकी, ठीक है। ये हमें पहले ध्यान रखनी है कि गेल जीन का गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्स गेल कंपाउंड का ब्रेक डाउन करता है, इस दौरान कलर चेंज होता है और कलरलेस एक्स गेल ब्लू कलर के सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। ये कंपाउंड कौन से हैं हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, बट ये जो रिएक्शन है पूरी ये आर्टिफिशियल रिएक्शन है, और ये इक्वेशन, ये रिएक्शन हमारे काम आएगी अब एज ए मार्कर। अब यहाँ कलर चेंज को हम यूज करेंगे, कलरलेस से ब्लू कलर बन रहा है इस जीन के एंजाइम की हेल्प से, बस ये ध्यान रखना है। और हमने अपने उसी एग्जाम्पल में करा क्या, वही DNA ले रखा देखो जिसमें डिजायर्ड जीन है, उससे हमने पहले डिजायर्ड जीन निकाला, और अब इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर को कट करेंगे, और वेक्टर इस बार अपन ने ले लिया PUC18। तो इसने कट किया तो ये गेल जीन को ही कट करेगा। जब यहाँ पर पहले टेट्रासाइक्लिन था
तो टेट्रासाइक्लिन की जगह आ गया गैल्जीन, बाकी कोई चेंज नहीं। टेट्रासाइक्लिन की जगह गैल्जीन रख दो, इसको कट किया, ये गैल्जीन कट हो गया। फिर दोनों को मिक्स करके लाइगेज मिलाया तो ये आरडीएनए बन गया। तो आरडीएनए में किसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ है? तो गैल्जीन का ही। जहाँ पहले टेट्रासाइक्लिन था वहाँ गैल्जीन। और बाकी सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर बना, तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर में एम्फिसिलिन और गैल्जीन दोनों ही। तो ये पूरा प्रोसेस बाकी का सेम है, केवल हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर चेंज किया है। अब उसके बाद इनको ट्रांसफर किया होस्ट सेल में, सेम वही प्रोसेस है। होस्ट सेल वही हम ई कोलाई लेंगे, और ई कोलाई भी बिना प्लाज्मिड वाली ई कोलाई, ये मान लीजिए उसका कल्चर हो गया, ठीक है। अब इसका लाइसोजाइम कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट, और फिर इस ई कोलाई सेल और इन दोनों को मिक्स कर दिया और हीट शॉक दिया गया, सेम प्रोसेस। और ये ट्रांसफर होगा, वही 3 तरह की सेल बनेगी, ठीक है। एक होगी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। एक होगी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये है हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल जिसमें आरडीएनए गया, और एक वो जिसमें कुछ नहीं गया। तो ये पूरा प्रोसेस देखो वो का वही है, कहीं चेंज नहीं है अभी तक। तो केवल हमने क्या किया, पीबीआर की जगह पीयूसी ले लिया, फर्स्ट स्टेप में चेंज किया, बाकी ये पूरा प्रोसेस सेम है। उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था कि इनमें हम अगला काम क्या करते हैं, एम्पिसिलिन पे ग्रो करते हैं। तो एम्पिसिलिन पे भी यूं का यूं ग्रो करेंगे, ठीक है। ऑल सेल्स आर कल्चर्ड ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। इनको एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करेंगे। तो एम्फिसिलिन पे ग्रो करने पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा बच जाते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हट जाते हैं। तो यहाँ तक का काम, ऑल ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई एंड ट्रांसफॉर्मेंट विल सर्वाइव। ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसे 2 तरह के हैं, विद आरडीएनए और विद सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, दोनों ट्रांसफॉर्मेंट बच जाएंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है जो पिछला प्रोसेस था, ठीक है। मतलब अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं तो दोबारा पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं, आप फर्स्ट स्टेप बनाइए, ठीक है। इसमें वेक्टर दूसरा है, बाकी तो वही। अब यहाँ से लेकर ये पूरा प्रोसेस और इवन एम्पिसिलिन में ग्रो करने तक, यहाँ तक का प्रोसेस तो पहले वाले प्रोसेस के जैसा ही है, सेम काम किया। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करते, तब ये ट्रांसफॉर्मेंट बच गया। अब ट्रांसफॉर्मेंट को हम टेट्रासाइक्लिन पर नहीं डाल पाए, फिर हमने रिप्लिका बनाई। अब हमें रिप्लिका नहीं बनानी है, बस यही एक चेंज है, लास्ट स्टेप चेंज आई, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, ऑल ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, ठीक है, आर नाउ कल्चर्ड ऑन एक्स गेल कंटेनिंग मीडियम। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, all transformant cells are now cultured on X gel containing medium। मतलब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक जो है कल्चर प्लेट लेंगे, जैसे हमने एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बनाया था रिप्लिका प्लेट में, तो डायग्राम बताया, वैसे ही एक कल्चर प्लेट लेंगे और उसके अंदर मीडियम लेंगे, और इस मीडियम में हम एक्स गेल कंपाउंड मिला देंगे। पहले हमने क्या मिलाया, इसमें तो मिला एम्फिसिलिन, ठीक है। अब वो एम्फिसिलिन पे जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो रहे हैं, अब एक कल्चर मीडियम और बनाएंगे और उसके अंदर एक्स गेल डाल देंगे, और एम्फिसिलिन पे ग्रो होने वाली सारी कॉलोनी को, कोई रिप्लिका नहीं बना रहे, सारी कॉलोनी को हम इस पे शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इन पे ले आएंगे पूरे को, क्योंकि अब यहाँ कोई एंटीबायोटिक नहीं है जिससे कि सेल मर जाएगी। यहाँ मीडियम में एक्स गेल है और एक्स गेल से सेल की डेथ नहीं होती, ठीक है। तो हमने उन दोनों सेल को यहाँ ग्रो डाल दिया, इस पर डाला गया और उसको कल्चर होने दिया। 2-4 दिन के कल्चर के बाद आप देखोगे कि इस कल्चर मीडियम पर आपको 2 तरह की कॉलोनीज ग्रो होती हुई दिखेगी। कुछ कॉलोनीज तो व्हाइट कलर की है और कुछ ब्लू कलर की है, ठीक है। कुछ कॉलोनीज तो बिल्कुल कलरलेस व्हाइट है और कुछ ब्लू कलर की कॉलोनी। और अब हमें समझ में आ जाता है कि कौन रिकॉम्बिनेंट और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो ब्लू कलर कहाँ से आता है, जो एक्स गेल को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर पाएगा वही तो ब्लू कलर बनाएगा। अगर कोई बैक्टीरियल कॉलोनी और उसके आसपास ब्लू कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वो बैक्टीरिया है जिसके पास गेल जीन है, जो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रही है, और उस गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की वजह से कल्चर मीडियम में एक्स गेल पड़ा हुआ है, ये उसका ब्रेक डाउन कर देती है, तो वहाँ ब्लू कलर आ जाता है। तो जिस कॉलोनी में ब्लू कलर दिख रहा है, मतलब ये वो सेल है जिसके पास गेल जीन है, और जिसके पास गेल जीन है वो कौन सी सेल हुई, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, वो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर वाली होंगी। तो जो ब्लू कलर की कॉलोनीज आएंगी, तो ब्लू कलर की कॉलोनीज वाली सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगी, ठीक है, जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर होगा। और जो कलरलेस कॉलोनीज है, इसका मतलब ये एक्स गेल को ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाई,
और ये वही होंगी जिसके पास गेल जीन कट गया, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस क्या रहा, ठीक है, सॉरी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। रिकॉम्बिनेंट के पास गेल जीन नहीं है, उसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, जैसे टेट्रासाइक्लिन का हुआ था। और जो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके अंदर गेल जीन है, क्योंकि वो वापस जुड़ गया। इसलिए रिकॉम्बिनेंट सेल के पास में गेल जीन नहीं है, उसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो चुका है, तो वो फिर ब्लू कलर नहीं बना पाती हैं। तो ये जो व्हाइट कॉलोनीज वाली हैं ये सब के सब रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे, समझ गए, ठीक है। और इस तरह से केवल कलर के डिफरेंस से हमें पता चल गया कि कौन सी सेल रिकॉम्बिनेंट है कौन सी नहीं है। यहाँ कोई रिप्लिका नहीं बनी, जैसे एक स्टेप में एम्फिसिलिन पर वो किया, अगली स्टेप में ये कर लिया। और बल्कि ये दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं। आप तो एक ही कल्चर प्लेट बना लो, उसमें एम्फिसिलिन भी डाल दो और उसमें ये एक्स गेल भी डाल दो, ये दोनों अलग अलग भी करने की जरूरत नहीं। एक ही मीडियम में एम्फिसिलिन भी डाल दो, एक्स गेल भी डाल दो। एम्फिसिलिन की वजह से जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो ग्रो ही नहीं होगी, मर जाएगी। और जो ग्रो होगी उसमें एक्स गेल की वजह से कलर का डिफरेंस आएगा, कुछ व्हाइट कलर की दिखेंगी, कुछ ब्लू दिखेंगी। हमें कौन सी चाहिए अब इसमें, जो व्हाइट दिख रही है वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अब ये जो व्हाइट कॉलोनीज है इनको हम यहाँ से कट करके हटा लेते हैं। अगार वाला मीडियम है तो इनको यहाँ से सबको सेपरेट कर देते हैं। ये सब के सब जो हैं दे आर सेपरेटेड। ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं, इनको सेपरेट करते हैं और फिर अलग से इनका कल्चर करके मेंटेन करते हैं, फर्दर कल्चर, नाउ दे आर कल्चर, ठीक है। इस प्रोसेस को कहेंगे ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिप्लिका प्लेट मेथड यहाँ हमने कौन सा मेथड यूज किया, ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड, क्योंकि कलर का चेंज आया। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्लू कॉलोनीज कौन सी हैं, ब्लू कॉलोनीज ब्लू क्यों हैं, व्हाइट कौन सी हैं, क्या है, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो सेकंड मेथड है ये कंपैरेटिवली इजी है, इसमें रिप्लिका नहीं बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो दो तरह के मैंने मेथड बताए। अगर हम पीबीआर लेंगे जिसमें दोनों मार्कर जीन एंटीबायोटिक वाले हैं तो फिर मार्कर जीन से हम तब भी रिकॉम्बिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लेंदी है। और अगर हम पीयूसी वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उसमें गेल जीन है तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। दोनों ही वेक्टर काम आते हैं, जैसी ज़रूरत होती है एक्सपेरिमेंट्स में ये यूज़ होते हैं। और कैसे हम मार्कर जीन को सेपरेट करते हैं, सॉरी रिकॉम्बिनेंट सेल को सेपरेट करते हैं, उसका मैंने तरीका बताया। और ये जो डायग्राम है ये हमने शुरू से लिए हैं, आरडीएनए बनाने से लेकर पूरा, ठीक है। तो सिलेक्शन और स्क्रीनिंग की दोनों चीज़ें, और दोनों में ही देखो एक चीज़ कॉमन है, मार्कर जीन दो हैं, एक इनएक्टिव हो जाता है, एक सही रहता है। जो इनएक्टिव नहीं होता जैसे एम्फिसिलिन है, या दोनों ही एग्जाम्पल में, तो एम्फिसिलिन किसके सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट के। और जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है, चाहे वहाँ टेट्रासाइक्लिन हो या गेल जीन हो, वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करता है। ये कंक्लूजन हमें ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में ये दोनों एग्जाम्पल दो पैराग्राफ में दे रखे हैं वेक्टर के साथ, पेज नंबर 199 एंड 200 पर, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ढंग से अपनी कॉपी में भी बनाना है, कैसे सिलेक्शन स्क्रीनिंग होती है इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसीजर की 5th स्टेप थी, कैसे हम मार्कर जीन को यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट सेल सेपरेट करेंगे और फिर उस रिकॉम्बिनेंट सेल को अलग करके उनका अलग से कल्चर करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ लास्ट में यहाँ भी बताया कि इन सारी कॉलोनीज को पिक कर लिया हमने और इनका फिर हमने कल्चर किया, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी के वो दो पैराग्राफ बताता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ लेके बैठे हैं। मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो दो पैराग्राफ है एनसीईआरटी के जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है। स्कूल्स में तो कई बार इनको ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता, एक्सप्लेनेशन ही नहीं। अब इन पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम क्या हुई है, अब तक तो ठीक था, लास्ट ईयर इसके अंदर करेक्शन के तौर पर एक वर्ड चेंज हो गया है, जो पहले सही था वो और अब गलत हो गया है, तो हमें वापस उसको सही करना पड़ेगा। मैं आपको एनसीईआरटी बताता हूँ और कहाँ पर ये चीज़ मिलेगी, ज़रा देखिए। ये हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 199 निकालिए और ज़रा वो पेज याद कीजिए। मैंने आपको ये वेक्टर पढ़ाया था जब ये 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और ये पीबीआर का डायग्राम है ये भी बताया था। और वहाँ मैंने कहा था कि अपन फिगर 11.4 पर एक मार्क लगा दें, यहीं तक ही ये हमारा टूल्स वाला पार्ट है वेक्टर। इसके आगे का जो पैराग्राफ है ये और ये दोनों और इसके अगला पेज वाला भी, ये सब प्रोसीजर है जो इन्होंने वेक्टर के साथ ही दे रखा है। अपन इसको प्रोसीजर की 5th स्टेप मान के चलें। तो यहीं से ये फिगर 11.4 के बाद ही मैंने देखो ये चीज़ लिख रखी है कि ये वाला पैराग्राफ पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नेक्स्ट पेज का भी फर्स्ट पैराग्राफ, ये 5th स्टेप है जो भी हम पढ़ रहे थे। और यहाँ से देखो, यहाँ से तो मैंने आपको बताई थी 4th स्टेप, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल, ये 4th स्टेप वाला पार्ट है। तो मतलब थोड़ा उल्टा सीधा जमा हुआ है एनसीईआरटी में। ये दोनों पैराग्राफ जो 5th स्टेप के तो पहले हैं और ये 4th स्टेप के बाद में दे रखे हैं,
तो उल्टा सीधा हो रहा है इनको थोड़ा, इसीलिए मैंने मार्किंग कर करके आपको बताया प्रोसीजर कैसे पढ़ना है। अब इस 5th स्टेप के दोनों पैराग्राफ को जरा हम रीड भी करते हैं, ठीक है। इसको रीड करके देखें क्या चीज़ लिखी हुई है। फिगर 11.4 के बाद में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसको जरा देखें क्या लिखा है। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा है कि हम अपना एलियन डीएनए, यहाँ पर कौन है, एलियन डीएनए डिजायर्ड जीन को कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। एलियन मतलब जो अननोन हो कहीं से, तो वही अननोन सेल, अननोन जीन है उस सेल के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एलियन डीएनए को लाइगेट करने का मतलब जोड़ना। तो मार्कर के, वेक्टर के 2 मार्कर जीन में से किसी भी एक मार्कर जीन में हम अपने एलियन डीएनए डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे, ठीक है। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये इसी के एग्जांपल के तौर पे कह रहा है, पीबीआर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आगे लिखा है, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR 322, ठीक है। ये BAMH1 साइट थी इस जगह, ठीक है। तो ये जो साइट है यहाँ आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस जगह जोड़ दिया। तो इससे होगा क्या, जैसे आप इसको BAMH1 पे जोड़ोगे तो क्या लिखा है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब ध्यान से पढ़िएगा, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। जैसे आपने उसके अंदर डीएनए इंसर्ट किया, एलियन डीएनए BAMH1 साइट पर वहीं लगाया था हमने, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब RDNA, क्योंकि अब उसमें जीन लग गया ना, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मींस RDNA विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन, अब लिखा हुआ टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, और यही गड़बड़ है। लास्ट ईयर से पहले तक यहाँ लिखा हुआ था एम्फिसिलिन कंटेन, मैंने ये सर्कल लगा रखा है, और आप इसको टेट्रासाइक्लिन को हटा के वापस क्या कर लो, एम्फिसिलिन, क्योंकि आप नहीं तो समझा नहीं पाओगे ये पूरा पैराग्राफ, भी बताऊंगा मैं आपको। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ से पढ़े तो ये कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब RDNA, जैसे हमने जीन लगाया BAMH1 पर, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड RDNA का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये कह रहा है कि भले ठीक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी इसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कर सकते हैं बाय ग्रोइंग और प्लेटिंग देम ऑन एम्फिसिलिन। हमने बाद में पहले कहाँ ग्रो किया, एम्फिसिलिन पर, तो ये एम्फिसिलिन आएगा। हमारा जो डायग्राम है उसी को हमने जो प्रोसेस पढ़ा उसी अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको अभी भी नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कर सकते हैं बाय ग्रोइंग देम ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन नहीं लिखेंगे, पहले तो एम्फिसिलिन पर ग्रो किया, ठीक है। क्या एम्फिसिलिन पर ग्रो करने से नॉन रिकॉम्बिनेंट हटे? जरा हम वापस अपने उस डायग्राम पर आते हैं, देखिए इसमें आप देखो, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये जो है इसका तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया, इसमें तो है। अच्छा, एनसीईआरटी ने कहीं सेल्फ लाइगेटेड का नाम ही नहीं लिखा है, बट वो है वो चीज, वो भी मानते हैं, अभी बताएंगे। अब इनको हमने एम्फिसिलिन पर ग्रो किया, तो एम्फिसिलिन पर ग्रो करने से भी तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हट रहे कि नहीं हट रहे। एम्फिसिलिन पर ग्रो करा हमने, तो एम्फिसिलिन पर ग्रो करने पर कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट हटे? नॉन रिकॉम्बिनेंट हटे भी कि नहीं हटे? अब हम कहेंगे कि साहब आपने तो कहा था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटे, अरे तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटे हैं तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट भी तो है। अगर एनसीईआरटी लिखती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को लगाने से इनएक्टिव हो गया, उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन तब भी इसको हम एम्फिसिलिन पर ग्रो करके नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कर सकते हैं, तो सही तो कह रही है कि हम इसको एम्फिसिलिन पर ग्रो करेंगे और ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट हटा देंगे। तो आपको क्या करना है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, करना क्या, यहाँ जो लिखा है ना कि कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट लिखा हुआ है इस जगह पर, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट आ रहा है, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, आप इस जगह पर एरो करके लिख लीजिए नॉन रिकॉम्बिनेंट हैविंग, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेट, क्योंकि इसमें कोई डीएनए नहीं किया। तो एम्फिसिलिन पर ग्रो करने पर नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेट हट जाएगा, समझ गए? तो यहाँ तक हुआ है। अब देखो आगे क्यों मैं कह रहा हूँ एम्फिसिलिन है, क्योंकि अभी हमने एम्फिसिलिन पर ग्रो किया, तो एम्फिसिलिन पर ग्रो करने पर नॉन रिकॉम्बिनेंट हटा, लेकिन सारा नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं हटा, केवल वो हटा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी था। तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जो एम्फिसिलिन से हट गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफॉर्म ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। यही लाइन इंडिकेट करती है कि हम पहले टेट्रासाइक्लिन क्यों लिखेंगे। जब इस लाइन में ये लिख रहा है
ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, मतलब जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो रहे हैं अब उनको हम टेट्रासाइक्लिन पर शिफ्ट करेंगे। जब ये यहाँ लिख रहे हैं कि अब शिफ्ट करेंगे तो पहले कैसे टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर दिया, पहले एम्पिसिलिन में ग्रो होगा, इसलिए वो एम्पिसिलिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहीं सेल्फ लाइगेटेड का नाम नहीं लिखा, लेकिन कितनी समझदारी से सारी चीज लिख दी इन्होंने, और इसीलिए यहाँ गड़बड़ होती थी लोगों से, क्योंकि क्या केवल एनसीईआरटी से जो पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो वो सेल्फ लाइगेटेड कंसिडर ही नहीं करते, और अगर आप सेल्फ लाइगेटेड कंसिडर नहीं करोगे तो ये नहीं समझा सकते। इन्होंने बहुत कुछ इनडायरेक्ट लिखा है। देखिए अभी हमने कहा कि हम एम्पिसिलिन पर ग्रो करके नॉन रिकॉम्बिनेंट हटा देंगे, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट को एम्पिसिलिन पर ग्रो करके हटा दिया। अगर हमने एम्पिसिलिन पर ग्रो करके नॉन रिकॉम्बिनेंट को हटा दिया तो कायदे से अब तो रिकॉम्बिनेंट ही बचना चाहिए, कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हटा दिया तो रिकॉम्बिनेंट बचना चाहिए, मतलब एम्पिसिलिन पर रिकॉम्बिनेंट बचना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, यानी कि एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम से नॉन रिकॉम्बिनेंट तो हटे लेकिन जो ग्रो हो रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। और ये तो हमने कहा था एम्पिसिलिन पर कौन बचता है, ट्रांसफॉर्मेंट बचते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेंट बच रहे हैं, इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट हट गए, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे। ठीक है, लेकिन अब जो बचे हैं वो अभी रिकॉम्बिनेंट नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। और एम्पिसिलिन पर ग्रो करने वाले इन ट्रांसफॉर्मेंट को अब हम टेट्रासाइक्लिन पर डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन पर शिफ्ट करेंगे, जहाँ ट्रांसपोर्ट और मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब अगर हम मीडियम टेट्रासाइक्लिन पर शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, हमें तो मालूम है कि रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट बचेगा। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, मतलब रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन वाले पे तो ग्रो करता है, टेट्रासाइक्लिन पे नहीं करेगा। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब एम्पिसिलिन पर ग्रो करने वाले ट्रांसफॉर्मेंट को अब हम टेट्रासाइक्लिन पर शिफ्ट करेंगे, तो टेट्रासाइक्लिन पर जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो तो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों पे ग्रो करता है। ठीक है, अब समस्या क्या आई देखो, अब अभी तो हमने बात की थी एक नॉन रिकॉम्बिनेंट या अब एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ये आ गया, दो जगह नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और ये दो जगह नॉन रिकॉम्बिनेंट से ही दिक्कत आती थी कि यहाँ पर तो अब क्या होता है, अगर आप सेल्फ लाइगेटेड कंसिडर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फ लाइगेटेड कंसिडर नहीं करोगे तो क्या दिख रहा है कि हमने एम्पिसिलिन पर ग्रो करके नॉन रिकॉम्बिनेंट हटा दिए। ठीक है, तो ये फिर से नॉन रिकॉम्बिनेंट कहाँ से आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पिसिलिन पर ग्रो करके नॉन रिकॉम्बिनेंट अगर हटा दिए तो पूरे नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं हटे थे, केवल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले नॉन रिकॉम्बिनेंट हटे थे। तभी तो हम कह रहे थे एम्पिसिलिन पर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो रहे हैं, इसके अंदर अभी भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो सेल्फ लाइगेटेड वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेंट भी है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, और ये यही कह रहा है ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है जो दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो करते हैं, दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो करने वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो कौन सा है, वो ट्रांसफॉर्मेंट वाला है। तो ये रहे, यहाँ आप एरो करके लिख दीजिए नॉन रिकॉम्बिनेंट हैविंग सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ये वाला ट्रांसफॉर्मेंट है विद सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। अब एनसीईआरटी ने तो लिख दिया कि अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन पर जब शिफ्ट करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट तो मर जाएगा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट जिंदा रहेगा, और अब यहाँ उन्होंने कुछ नहीं लिखा आगे और यही अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने ये तो कह दिया कि एम्पिसिलिन पर ग्रो करके नॉन रिकॉम्बिनेंट हटा दिया, फिर एम्पिसिलिन पर जो एम्पिसिलिन पर जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो रहा है उसको टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो कर दिया। अब टेट्रासाइक्लिन में रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिंदा रहेगा। अगर ऐसा होगा तो हम ये काम क्यों करेंगे, और फिर ऐसे में क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब अंडरस्टूड है कि अगर रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा तो हम इस तरह से टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं करेंगे और हम रेप्लिका बनाकर ग्रो करेंगे, ये बात यहाँ मिसिंग है। इसीलिए अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें प्रोसेस ढंग से नहीं समझ में आएगा, पहले प्रोसेस पूरा समझना पड़ेगा। तो ये हम इस तरह से अब टेट्रासाइक्लिन पर शिफ्ट नहीं करेंगे, अब हम रेप्लिका बना करके फिर ग्रो करेंगे तब निकाल पाएंगे। अच्छा, इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन दे दिया, इसका बीच का पार्ट रेप्लिका प्लेट मेथड इन्होंने नहीं डिस्कस किया है, इवन सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो सेल्फ लाइगेटेड को कंसीडर जरूर कर रहे हैं, तभी उन्होंने एम्पिसिलिन पर ट्रांसफॉर्मेंट लिखा है, नहीं तो वो यही लिख देते हैं कि एम्पिसिलिन पर ग्रो करके नॉन रिकॉम्बिनेंट हटा, अब रिकॉम्बिनेंट बच गया, तो रिकॉम्बिनेंट जब बच गया तो दोबारा टेट्रासाइक्लिन पे क्यों ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बचा है, वो ट्रांसफॉर्मेंट बचे हैं, इसलिए फिर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर रहे हैं, रेप्लिका बना रहे हैं। समझ गए, रेप्लिका की चीज इसमें नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस पूरा आना चाहिए। अब देखो इनका एक कंक्लूजन है वो अच्छा है काम का। Now in this case conclusion देखिए, one antibiotic resistant gene helps in selecting transformant। एक एंटीबायोटिक जीन क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर रहा है, कौन सा वाला,
जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, एम्पिसिलिन, कोई ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है। वेयर इज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, अगले पेज पे चलते हैं, अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन which get inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinant। तो ये जो कंक्लूजन उन्होंने लिखा है कि एक एंटीबायोटिक जीन ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन में रहता है, जबकि दूसरा वाला जो एलियन डीएनए के इंसर्शन से इनएक्टिव हो गया वो रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करता है। ये लाइन आपको बार बार पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों पैराग्राफ थे, ये और ये पैराग्राफ यहाँ तक, ये आपका वो पहला वाला प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में। फिर हमने कहा था कि भाई दोनों मार्कर जीन अगर एंटीबायोटिक रखेंगे तो दिक्कत होगी, तो हम वेक्टर बदल लेते हैं, एक एंटीबायोटिक और एक एंजाइम कर लें। ये जो अगला पैराग्राफ है इस पेज का, ये इसमें वही बात लिखी है, आराम से इसको भी पढ़ सकते हो, जो हमने गेल जीन वाला केस लिया था, दूसरा वाला। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, ये पढ़ के देखें। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर, ठीक है। कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंटीबायोटिक के बेस पर अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो ये प्रोसेस बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर है। कम्बरसम का मतलब होता है डिफिकल्ट। मैंने कहा ही था कि दोनों मार्कर जीन अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रहेंगे तो ये प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा सेपरेट करना, इट इज कम्बरसम प्रोसीजर। लेकिन अब ये डिफिकल्टी क्या बता रहे हैं, देखो डिफिकल्टी इनकी क्या बता रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। मतलब इनका कहना ये है कि एंटीबायोटिक के ही इनएक्टिवेशन से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको 2 बार ग्रो करना पड़ रहा है, एक बार एम्पिसिलिन पर, दूसरी बार टेट्रासाइक्लिन पर, बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक। मतलब क्या हुआ कि एक बार एम्पिसिलिन पर, एक बार टेट्रासाइक्लिन पर, लेकिन इतनी सी डिफिकल्टी नहीं है कि आपको 2 बार ग्रो करना पड़ेगा, 2 बार तो ग्रो करना ही है, और बल्कि दूसरी बार तो रिप्लिका बनाकर ग्रो करना है। पहली बार एम्पिसिलिन पर ग्रो किया, दूसरी बार टेट्रासाइक्लिन पर, लेकिन रिप्लिका बनाकर करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इन्होंने थोड़ी सी बात रखी, रिप्लिका वाला फिर हटा दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई एंटीबायोटिक से ही काम करना डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि हमें 2 बार ग्रो करना पड़ेगा, एम्पिसिलिन पे भी, टेट्रासाइक्लिन पे भी, ठीक है। लेकिन साथ साथ में रिप्लिका बनानी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया देयरफॉर। अब देखो आगे क्या लिखा है, देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड। अब हमने एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। अब ये कह रहा है कि हमने एक अल्टरनेटिव मार्कर जीन डेवलप किया है, और ये अल्टरनेटिव मार्कर जीन रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करेगा इस बेसिस पर कि वो एक क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट से कलर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ये क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट कौन सा है, देखिए क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट जो लिखा है, ये क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट कौन सा हुआ, तो ये एक्सगेल हुआ। तो अब हमने एक अल्टरनेटिव मार्कर डेवलप किया, ये अल्टरनेटिव मार्कर है गेल जीन, जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से इस बेसिस पर सेपरेट करेगा कि वो एक क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट एक्सगेल से कलर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट एक्सगेल है, अल्टरनेटिव मार्कर गेल जीन है। यहाँ पूरे नाम नहीं लिखे हुए, इसलिए मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। अब देखो अगली लाइन में थोड़ा सा फिर करेक्शन है, आगे लिखा है इन दिस a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase। recombinant DNA इंसर्ट नहीं होता, एलियन डीएनए डिजायर्ड जीन लगता है ना वेक्टर में, तो और डिजायर्ड जीन के लगने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है टोटल। तो यह रिकॉम्बिनेंट की वजह से क्या आना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट की वजह यह आना चाहिए एलियन डीएनए। इन दिस an alien DNA or desired gene is inserted in the coding sequence of an enzyme beta galactosidase। कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज मींस गेल जीन। तो गेल जीन में हम क्या कर रहे हैं, ये एलियन डीएनए इंसर्ट करेंगे, तब जाके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो इसलिए यहाँ रिकॉम्बिनेंट वर्ड आके एलियन डीएनए आना चाहिए, ये करेक्शन रह गया। बाकी यहाँ और करेक्शन थे वो तो हो गए जिस नई वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। सो डीएनए एलियन डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये ध्यान रखना, ये जो लिखा है ना द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको अगर एक वर्ड में लिखोगे तो गेल जीन, गेल जीन में एलियन डीएनए इंसर्ट किया। तो देखो आगे क्या लिखा है, दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। तो ये गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाले जीन यानी कि गेल जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा जब आप एलियन डीएनए इंसर्ट करोगे। इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रिफर्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको इंसर्शन इनएक्टिवेशन भी कहेंगे। यहाँ किसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ, गेल जीन का, ठीक है।
अब इन्होंने यह कंक्लूजन दिया, वो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट, मतलब वही मीडियम में एक्सगेल, गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज if the plasmid in the bacteria does not have an insert. ठीक है, if the plasmid of bacteria does not have an insert. insert का मतलब insertion यानी कि वो desired gene. अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कोई इंसर्शन नहीं है, कोई डिजायर्ड जीन नहीं है, तो वो क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट से ब्लू कलर बनाएगा। इसका मतलब वो सेल्फ लाइगेटेड हुआ ना, कि किस प्लाज्मिड में इंसर्शन नहीं है, जो खुद से ही वापस जुड़ गया। ठीक है, तो ये सेल्फ लाइगेटेड की बात कर रहा था। प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कोई इंसर्शन नहीं है, मतलब वो सेल्फ लाइगेटेड बैक्टीरिया है और वो फिर ब्लू कलर बनाएगा। आगे लिखा है प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, अगर इंसर्शन है, रिजल्ट्स इनटू इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, मतलब गेल जीन, एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर and these are identified as recombinant colonies. अगर प्लाज्मिड में इंसर्शन है तो इंसर्शन होते ही गैलेक्टोसाइडेज के गेल जीन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा। फिर ये सेल अब क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट से कलर नहीं बनाएंगी, ये कलरलेस रहेंगी और इन्हीं को हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहेंगे। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हमारा वो सेकेंड मेथड था जिसमें हमने गेल जीन लिया था, उसके बेस पर ये दिया गया है। ठीक है, तो ये दो पैराग्राफ है, ये मैंने 5 नंबर इसलिए लिखा है, प्रोसीजर की 5th स्टेप यहाँ से पढ़नी है। इसको वेक्टर के साथ मत पढ़ना। वेक्टर के साथ अगर आपने ये दोनों पैराग्राफ पढ़े, वेक्टर आपका यहीं खत्म हो गया, 11.4 यहाँ लिखा है। अगर ये वेक्टर के साथ पढ़ोगे तो उस समय कुछ समझ में नहीं आना, ये प्रोसीजर का पार्ट है, इसलिए उस समय मैंने कहा था हम यही रोक दें। अब ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, और ये पैराग्राफ, ये आपके प्रोसीजर की 5th स्टेप है। और जो दोनों मेथड आपको बताए थे, एक बार PBr 322 लेकर के हमने सिलेक्शन किया, रिप्लिका बनाई, और दूसरा हमने PUC 18 लिया जिसमें रिप्लिका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों मेथड ध्यान रख लें, ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग मेथड भी आना चाहिए और रिप्लिका प्लेट मेथड भी आना चाहिए। तो ये हमारे प्रोसीजर की 5th स्टेप थी कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमने rDNA को होस्ट में ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्शन स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि किस सेल में rDNA गया और किस में नहीं गया। ये सिलेक्शन स्क्रीनिंग बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए पहले ही हमने वेक्टर में मार्कर जीन रख रखे, उन्हीं की हेल्प से ये काम किया जाए। ठीक है, और इस सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास अब रिकॉम्बिनेंट सेल आ गई, थोड़ी सी जितनी भी है। अब हमारा आखिरी काम बचता है कि इन सेल को अब हम क्वांटिटी बढ़ाएं, कल्चर करें लार्ज स्केल पर, और फिर जिस पर्पस से हमने जीन ट्रांसफ़र किया, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो ऑब्टेन करेंगे। तो प्रोसीजर की अगली आखिरी स्टेप आगे के पार्ट में। थैंक यू।